आज के इस वीडियो में विज्ञान यानी साइंस जीके का 5वां भाग लेके आ रहे हैं। ये वीडियो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन है, 4 विकल्प। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए 2 सेकंड का समय मिलेगा। क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। यहाँ पे जो आपको विकल्प दिया गया है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो देखिए, अगर बात करें हम मनुष्य के शरीर का औसत तापमान, तो ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको आप देखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको समझना होगा कि दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पे पूछा गया है शरीर का तापक्रम फ़ारेनहाइट में, तो जो होगा 98 के लगभग में। सबसे पहले ये एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था कार्ल रीनहोल्ड। उन्हीं ने ये सबसे पहले बताया था। उन्होंने बताया कि अलग अलग मनुष्यों का तापमान थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। अगला है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है इनमें से। देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक अगर इनमें से आप देखेंगे तो ये होगा आपका चांदी। चांदी को क्या हम कहते हैं? सिल्वर। डिनोट किससे करते हैं? एजी से। मतलब कि रसायन की भाषा में एजी मतलब कि चांदी। सोना को गोल्ड कहते हैं और इसको रसायन की भाषा में क्या कहते हैं? एयू। उसी तरह चलिए कमेंट करके बताइए कि एल्युमिनियम को रसायन की भाषा में क्या कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। मतलब कि इसमें ऊष्मा का जो धारण करने की क्षमता है ये सबसे अधिक होगी, कम में ज्यादा ऊष्मा धारण कर लेगा। आपके ऑप्शन है बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। ये है जल। देखिए, आपने गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा होगा। जैसे अगर आप आग से जलते हैं तो आपको कम जलन होती है, लेकिन अगर आप भाप से जल जाएं, भाप से जो कि पानी से भाप निकल रहा है उसे जल जाए तो ज्यादा कष्ट होता है। कारण यह है कि उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। अधिक ज्वालक मतलब ज्यादा जलन। अधिक ज्वालक कहने का यह मतलब है ज्यादा ज्वलन। अभी अभी हमने आपको बताया है ये होता है भाप में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है गुप्त ऊष्मा, जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये काम करेगा अपना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। विशिष्ट ऊष्मा किसमें अधिक होता है ये आपको बताना है। अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपके परीक्षाओं में अलग तरीके से पूछा गया है। तो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा, और ये होगा जल में। अगला है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शुरू में ये क्वेश्चन था, तो ये आपका सही उत्तर होगा चांदी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। देखिए, ये जो ऊष्मा का संप्रेषण है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया है, ये कई माध्यमों से होती है। एक होता है संवहन, संवहन के द्वारा भी होती है, विकिरण के द्वारा भी होती है। जैसे कि सूर्य से कोई भी प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है तो ये विकिरण के द्वारा ही संभव है। चालन के द्वारा भी होती है। चालन के द्वारा इस तरह की, अगर कोई लोहे की रॉड है, इसको हम यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ पे अगर इसको गर्मी दे रहे हैं, यहाँ इसको हम पकड़े हैं तो थोड़ी देर में हमको गर्मी महसूस होने लगती है, तो इसको हम चालन कहते हैं। कह रहा है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं संवहन। अगला है कि निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, मतलब कि जिसमें आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो, कम रेजिस्टेंस लगे, उसी को तो अच्छा चालक कहेंगे। तो ये है एक धातु। और इसमें धातु क्या है, इन विकल्पों में कोई धातु है। धातु नॉर्मली आप देखेंगे तो ये ठोस होता है, और यहाँ पे तो सारे लिक्विड है, लेकिन ये है धातु पारा।
ये इसको हम मरकरी बोलते हैं Hg। और रूम टेम्परेचर पर यानी कि 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस से द्रव में जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पदार्थ के साथ क्या हुआ यही आपको बताना है। देखिए, जब अगर मान लीजिए एक बर्फ है, बर्फ बन गया पानी, तो बर्फ के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये पानी बन गया, तो बर्फ गल गया। बर्फ क्या हो गया, गल गया, यानी कि इसको हम गलन कहते हैं। और अगर कोई पानी है मतलब कोई लिक्विड है और गैस के फॉर्मेट में हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसको हम वाष्पन कहेंगे। अगला है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कपूर जो आप देखते हैं, जो मान लीजिए जो मार्केट में मिल रहा है, अगर उसी की हम बात करें तो ये आपको टुकड़ा में मिलता है, लेकिन अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं बदलेगा। नॉर्मली कोई भी ठोस होगा तो उसे आप गर्म करेंगे तो ये पहले द्रव में बदलेगा फिर गैस में बदलेगा, लेकिन कपूर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। कपूर जो कि एक ठोस में है ये द्रव में नहीं बदलता है, सीधे और सीधे ये गैस के रूप में बदल जाता है। तो कहा गया है कि कोई भी ठोस जब द्रव के रूप में ना बदलकर सीधे गैस के रूप में बदल जाए तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बहुत बार आपके परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। इसका PDF चाहिए या फिर टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, उससे पहले ही ये वाष्प में बदल जाता है तो इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। अगला है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या। जैसे ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है यह किस चीज के संरक्षण के बारे में बताता है। तो अगर आप विकल्प को देखें तो आसानी से बता पाएंगे, ये है ऊर्जा। ऊर्जा कहिए, ऊष्मा कहिए, क्योंकि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो ये है इसके संरक्षण का नियम। अगला है कि यदि किसी स्थान के तापक्रम में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी। सहसा मतलब कि अचानक से वृद्धि हो जाए। कोई भी स्थान है वहाँ पे जो टेम्परेचर है अचानक से बढ़ जाए 5 डिग्री 10 डिग्री, तो वहाँ पे जो आर्द्रता है मतलब कि मौसम में हवा में जो नमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हवा में नमी है ये कम हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन सहसा होता है तब तो बिल्कुल कम होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपके पास 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, चाहे तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जो हम बोल रहे हैं और सामने वाला सुनता है, तो ये जो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है इसकी प्रकृति कैसी है। क्या यह अनुदैर्ध्य है या फिर अनुप्रस्थ है। आपको 2 विकल्प दिए जा सकते हैं, पहला और सी, इन्हीं में से बता दीजिए कौन सही है। तो ये होता है अनुदैर्ध्य, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पर होगी। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। ये तो मतलब इसके लिए जानकारी की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि किस में ध्वनि की चाल अधिक है। क्या जल में, तो जल में उतना तेज नहीं होता है, हवा में होता है, निर्वात में तो बिल्कुल कम होता है, लेकिन इस्पात में सबसे अधिक होता है। जैसे रेलवे की पटरी की अगर आप बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर दूर रहेगी रेल, तब भी आप यहाँ पे कान लगा के सुनेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि ट्रेन आ रही है। कितनी दूर है ये आप आसानी से बिना किसी उपकरण से नहीं बता सकते, लेकिन आभास होगा, यानी कि जो ध्वनि है यहाँ तक आ रही है। लेकिन अगर आप यही निर्वात में देखें तो निर्वात में तो बिल्कुल नहीं ध्वनि जाएगी, वायु में जाती है लेकिन इस्पात इतना नहीं जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। मतलब कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में भी होता है। अपवर्तन की बात कर लें आप तो ये दोनों में होता है, लेकिन इनमें से वो कौन है जो दोनों में नहीं होता है और केवल प्रकाश में होता है? तो ये है पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण। अगला है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। इको के बारे में आपने सुना होगा, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, यह आपसे पूछा गया है। देखिए, प्रतिध्वनि के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपकी आवाज कहीं से टकरा करके वापस आए। तो जब टकरा करके अपने दिशा में वापस आ रही है तो इसको तो हम परावर्तन कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? 2 से 3 सेकंड होगा आपके पास। ये होता है अनुनाद का उदाहरण, अनुनाद का। अगला है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये किससे संबंधित है? क्या मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से या फिर जनसंख्या से? तो जो डॉपलर प्रभाव है ये रिलेटेड है साउंड से, यानी कि ध्वनि से। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य मतलब कि निर्वात। इनमें से कौन है जो निर्वात में नहीं चलेगा? तो देखिए, उष्मा तो चलता है, क्योंकि अगर उष्मा निर्वात में नहीं चलता तो सूर्य से एनर्जी हमको नहीं मिलती। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, लेकिन अगर बात करें प्रकाश की तो प्रकाश भी चलता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश हमको मिल रहा है। अगला है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, अलग शब्दों के साथ पूछा गया है। तो ध्वनि नहीं गुजरती है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती, बाकी हर जगह गुजर सकती है। अगला है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? इनमें से क्या गोरिल्ला, बंदर, बाघ या फिर चिंपांजी? तो ये करता है बाघ। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, वही क्वेश्चन है अलग अलग शब्दों के साथ, तो आप बता देंगे आसानी से। ये होता है लोहा में। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? क्या यह कोई भार लेके जाती है या फिर ऊर्जा लेके जाती है? बस इन्हीं में से आप बताइए, द्रव्यमान या फिर ऊर्जा। दोनों में से एक सही है। तो ये लेके जाती है ऊर्जा को, ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन कि जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो जो रिजल्ट वाला कलर होगा कैसा होगा? लाल, हरा और नीला। समान अनुपात में मतलब कि एक लेना है पहले वाले को, दूसरे वाले को एक, तीसरे वाले को एक। तो अगर आप इनको मिलाते हैं तो जो आपको कलर मिलेगा ये मिलेगा वाइट, सफेद। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।